क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे डे 3 यूपीएससी का जो टॉप 10 एमसीक्यूज़ के हम लोग लेके आए सीरीज़, उसमें डे 3 है आज। इन नंबर्स पे आप फ़ोन करके स्क्रीन को आप पॉज करिए, नंबर्स को देखिए और कॉल करिए पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और मोडस ऑपरेंडी आपको याद होगा, यहाँ पे आप लोग को पॉज करना है, आंसर्स देना है और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो स्टेट ऑफ एजुकेशन है इंडिया की, उस पर कुछ जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, आपको बताने कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका पहला, अच्छा मैंने वैसे आपको पहले बता रखा है कि आपको ये देखना जो जरूरी है तुरंत कि ये ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, हाँ, एजुकेशन इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी जो है पहले 0.64% थी 51-52 में, अब ये बढ़कर जो है जब सेंसस हुआ है अपना 2011-12 का, तो ये 3.11 हो गई। ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, मेल लिटरेसी जो है, ये याद भी करते चलना है साथ ही साथ, मेल लिटरेसी रेट जो है वो 16.6% ज़्यादा है व्यूमन से, लेकिन यहाँ पर अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो 20% ज़्यादा नहीं है, बल्कि 16.3% है। ठीक, तो मेल जो है वीमेन से 16.6 ज़्यादा है और अर्बन जो है रूरल से 16.3% ज़्यादा है। आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आप 25% नहीं थी 1951 में। 1951 में 25 नहीं 18% थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन है, पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है फिजिक्स मुझे, और आपको भी लगना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, देखिए ये बोला गया है पहला वाला कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन जुपिटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक, अच्छा मैंने जैसे पहले ही है कि करेक्ट कि नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा हुआ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को ये बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए यहाँ पे बी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये है कि पहला वाला गलत है, क्योंकि जुपिटर पे नहीं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मून पे कहा जाता है। वो आपने देखा होगा ना, वो जो गड्ढे गड्ढे से बने रहते हैं, ठीक, उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। लार्ज जो ब्लैक पैच है, ठीक, एक्सप्लेनेशन में अभी मैं करूँगा, तो वहाँ पे आप पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर, हाँ बिल्कुल सही बात है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ब्लू मून फिनोमिनन जो है यहाँ पे कहा गया था कि 4 फुल मून अपीयर होते हैं 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, बस, जबकि आपको मालूम है कि 27 पॉइंट कुछ जो है इसका रोटेशन साइकिल होता है। अर्थ जैसे ये है, तो इसका रोटेशन मून जो करता है वो 27 कुछ इस तरीके से करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही महीने में एक फुल मून या फिर दूसरा फुल मून जो आ रहा है, इसको हम लोग ब्लू मून बोलते हैं। ठीक, इसको ब्लू मून बोलते हैं। इसी तरीके से एक होता है आपका सुपर मून। अब जैसे सुपरमैन होता है वैसे सुपर होता है, कुछ बड़ा होता है। मतलब जब भी ये वाला जो हम देख लेते हैं अर्थ है ये, ठीक, जब भी ये अर्थ के सबसे करीब होगा, यानी कि पेरिजी की पोजीशन में होगा, तब मून थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसलिए सुपर मून बोलते हैं। और एक होता है ब्लड मून। ब्लड मून में क्या होता है कि आपका जो फुल लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है ना, फुल लूनर एक्लिप्स जो होता है फोर्थ वाला, ठीक, जब फुल लूनर एक्लिप्स होते हैं तो आपका जो है कंसेक्यूटिव, उसको जो है फिर चौथे वाले को ब्लड मून बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका क्या था, गलत था। चौथा स्टेटमेंट सही था कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से मून पे ले जाओगे तो वेट उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg, मास जो बॉडी का मास है, और ग्रेविटी। अब ग्रेविटी वहाँ पे कम है इंडिया अर्थ से, तो आपका क्या होगा, तो वेट तो कम हो जाएगा ना मेरे भाई। तो चौथा स्टेटमेंट इसलिए सही है, और यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी पर। यहाँ पे कुछ जानकारी है, आप पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। आपको पॉज करके देखना है, पहले किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड बात हो रही है, करेक्ट पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। देखिए बी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, आपका जो है सेकंड वाला पार्ट जो है ये सही है। जब सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, द पार्ट ऑफ द सन, सूर्य के जिस हिस्से को देखा जा सकता है उसे फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यह है कि सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया से होता है। ऐसा नहीं है, आपका नाभिकीय फ्यूजन से होता है। ये 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लेते हैं, उसको फ्यूजन बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा
एनर्जी निकलती है। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट गलत था। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि कोरोना, ये कोरोना अपना कोरोना वायरस नहीं है, इज़ द इनर पार्ट, नहीं इनर पार्ट नहीं, जब आपका फुल सोलर एक्लिप्स होता है, फुल सोलर एक्लिप्स होता है जब पूरा ऐसे, तो जो आउटर पार्ट आपका दिखाई देता है एटमॉस्फेयर का, ये सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसे बोलते हैं हम कोरोना। ठीक, और चौथा स्टेटमेंट क्या है आपका कि सोलर फ्लेयर, ये आफ्टर कोलाइडिंग विद द एयर, ये यहाँ पे ये बोला गया था कि अरोरा बोरियालिस जो है साउथ पोल पे होता है, नहीं नहीं, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है नॉर्थ पोल पे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिस लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो साउथ पोल पे होता है, के रीजन में होता है, और ऑरोरा बोरियोलिस जो है नॉर्थ पोल पे होता है। इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही हो गया। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ आप पढ़ सकते हैं, कोरोना, सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है आपको एक्स्ट्रा, सन स्पॉट्स क्या होते हैं। जैसे सन है आपका, ठीक, तो सन पे कुछ कुछ स्पॉट्स होते हैं, ये थोड़े से इन एरिया से थोड़ा सस्ता नहीं, थोड़ा सा ठंडा एरिया होता है, ठीक है ना, वहाँ गर्मी कम है, इसके अंदर सस्ता ही माल हुआ, ठीक है। तो ये सन स्पॉट्स इनको कहा जाता है, और यही सन स्पॉट्स रीज़न होते हैं सोलर फ्लेयर्स के, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है कि रियल इंटेंशन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत वत संघात्मक परिसंघ मतलब फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे जो है असली उद्देश्य अगर इनका पूछा जाएगा तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी। असली उद्देश्य वही डिवाइड एंड रूल, प्रिंसली स्टेट्स को अपनी तरफ ल्योर कर लो, उनको अपनी तरफ कर लो, और जो नेशनलिस्ट हैं उनको एंटी इम्पेरियलिस्ट से दूर रखो, विभाजन करो, मौज करो, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा गया, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं रेफरेंस टू इंडिया से, ठीक, रेफरेंस टू इंडिया, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए था। यहाँ बोल रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल पावर्स बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज, ठीक है ना, इक्वल पावर्स बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए स्टेटमेंट पहला वाला गलत है, ठीक, इन लोग की सैलरीज बराबर होती हैं और इक्वल पावर्स भी होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका वेतन आपका सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया बात अभी बताऊंगा इनके बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। जो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो सही था। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी भी है और सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनको भी हटाया जा सकता है अपने पद से। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनका कार्यकाल 5 वर्षों का बताया, बल्कि 6 वर्षों का होता है और 65 उम्र तक ये हो सकता है। एक बहुत ही बढ़िया आपको ये बात बताता हूँ कि हाँ, चीफ इलेक्शन जो है आपका ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक, मतलब संविधान में इसके बारे में बोला गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 324 में। बट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, CAG हो गया आपका, ठीक, आपका UPSC हो गया, या फिर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन सबकी सैलरी वैली का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है ना। किस वाले में किया गया बताइए, ठीक, लेकिन जो है सैलरी का जिक्र ये किया गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी और भी चार्ज एक्सपेंडिचर से होगी, ये सुना है ना वर्ड। लेकिन ऐसा कुछ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं कहा गया, बल्कि फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी की ये लोग बात करते हैं। और डेमोक्रेसी तो इनकी क्या कार्यकाल पे नहीं फ़र्क पड़ सकता अगर इनकी जो सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर पे नहीं। आपको मालूम है, चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उस पर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती, वो पास हो ही जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ब्रह्मपुत्र पूछा गया है, आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहला छोड़ के बाकी सब सही है स्टेटमेंट। पहले बोला गया है कि ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो स्प्रेड है सिर्फ और सिर्फ, ओनली लिखा हुआ ना, ओनली वाले 95% जो है लाइनें स्टेटमेंट गलत होती हैं। 95% बोल रहा हूँ, 5% सही भी हो सकती हैं, ठीक है। सो सतर्क कहिएगा। ये सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश में होती है? नहीं, इसका मैप उठा के देखिएगा, बाकी जगह भी आता है इसका। चाइना तिब्बत में तो है ही है यार, वहीं चालू होता है। ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही ना, एक जैसे गंगा जी हैं तो उसके अगल बगल जितनी भी हैं ये सब पूरा ड्रेनेज सिस्टम उसमें आएगा,
ठीक। और ये हाँ ओरिजिनेट कहाँ पे होती हैं आपकी, ये चेमायुंग डुंग जो भी है, और ग्लेशियर के पास से मानसरोवर के साउथ में पड़ता है। ये हाइट जो है नेविगेबल है, मतलब यहाँ पे नाव वो चला सकते हैं 4000 मीटर ऊपर भी, और इससे एक मजूली रिवराइन आइलैंड बनता है। ठीक। और ये इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है दुनिया में। ठीक है, चाइना में भी होता है। 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ मिडवेल इंडिया से, मिडवेल इंडिया हिस्ट्री से क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे अब क्योंकि मिडवेल इंडिया अछूता थोड़ा सा टॉपिक रहा है, यूपीएससी का पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को बताना है कि आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट खाली पहला वाला है, बाकी सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। जो सफारी डायनेस्टी थी, सफारी वंश के संस्थापक उमर थे क्या? नहीं नहीं, उमर नहीं थे, याकूब थे। ठीक, याकूट एक थे, वो कौन थे जरा बताइएगा। बड़े ही फेमस शख्सियत हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से, याकूट कौन थे, उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है, उसके बाद सारे स्टेटमेंट सही हैं। जेआरी डायनेस्टी के फेमस हाँ लिटरेरी इंकरेजमेंट इन्होंने किया था। बुवाही डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो बुवाहे थे। ठीक, और जो फेमस रूलर थे कारखानी डायनेस्टी के वो बुगरा खान थे। ठीक, इसके अलावा कुछ एक और जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए कुछ वेदास और इन सब से बातें की गई हैं। आप लोग को यहाँ पे भी क्या बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। ठीक है ना, नॉट करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है सी, मतलब कि सिर्फ फोर्थ वाला गलत है। यहाँ पे 1048 नहीं है, सामवेद की बात हो रही है। सामवेद में 1048 ने 1549 हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे सामवेद का आ रहा है तो आपको चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी क्रोनोलॉजी, इनमें ये किससे रिलेटेड है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो बाकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं सामवेद के वो हैं आपके टांड्या और जैमिनिया। ठीक, ऐत्रेय और कौष्टकी आर द 2 ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, और ब्राह्मण जो टेक्स्ट था वो आर द प्रोज पार्ट ऑफ वेदास, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य पाठ थे। ठीक है ना, इस तरीके से उपनिषद क्या है। ठीक, और जो 6 फिलॉसफी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। समझ में आ रही ना बात, ये सब ध्यान रखिएगा, पढ़ना है आप लोग को। यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था कि सामवेदा में 1549 हैं, और कुछ और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, अगला ये पूछा गया कुछ अजंता और एलोरा केव्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अजंता एलोरा की, जो एलोरा की गुफाओं में आंगन मतलब कि कोर्टयार्ड है, जो अजंता की गुफाओं में अनुपस्थित है। मतलब एलोरा की गुफाओं में आंगन है, अजंता में नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद करते रहिएगा। ठीक, और दूसरी बात ये पूछा, देखिए यहाँ करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, अजंता की गुफाएं एलोरा से जो है गुफाओं से पुरानी है। अब इसको याद करने के लिए तरीका क्या है, ए पहले आता, ई बाद में आता, तो अजंता पुरानी है गुफा और ई जो है एलोरा बाद में बनाई गई है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से है, पहले अजंता है, अजंता में कोर्टयार्ड नहीं था लेकिन एलोरा में था। क्यों? क्योंकि ए के पास सी जो है ई के पास जा रहा है। समझ में आ गया, याद हो गया ना। तो इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि जैसे द प्रेजेंस ऑफ कोर्टयार्ड था, दूसरा अजंता व डेवलप्ड किस किस 2000 BC से 6। अब आप लोग को ये भी पढ़ना है कि अजंता और एलोरा किस किस धर्म से संबंधित है। कोर्ट आप लोग कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड लिटरल रूट। जैसे वो होता ना पेड़ वेड़ की रूट होती है कुछ, तो एक ये होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे इसका आंसर आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, और आंसर जो है इसका यहाँ पे ए है। ठीक है, इसको तो टैप रूट बोलते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे से निकले रहते हैं ना, ये आपका होती है फाइब्रस रूट। तो यही डिफरेंस पूछा गया है। जब मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, ठीक है, एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। ठीक, अगर इसी के तरीके से जो सारी इन सम प्लांट्स ऑल रूट सीम सिमिलर, और जो है लेटरल रूट्स की तरह ही सारे अगर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, फाइब्रस रूट्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन का पार्ट। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है,
आप लोग को बिल्कुल भी इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए और आप लोग को हमसे जुड़ना है अगर पेड कोर्सेज़ से तो इन नंबरों पे कॉल करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।